नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम हेतु जो 30 सीरीज चलाए थे, आज हम 30 सीरीज में क्लास नंबर 18 को देखने वाले हैं। इससे पहले 17 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है और जो बच्चे पीडीएफ बाय किए हैं उनको पीडीएफ भी दे दी गई है। जिन भाई बंधु को हमारे किसी भी सीरीज की प्लेलिस्ट न मिलता हो, अक्सर बच्चे की कंप्लेन रहती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट की, आप वहां से विजिट करके वॉच कर सकते हैं रेस्ट वीडियो को, है ना। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप सभी को पता होगा कि हमारा ई बुक है जो अपने आप में रामबाण है एग्जाम के लिए, खास करके एसएससी, दिल्ली पुलिस, डीएसएसबी, इस सब एग्जाम के लिए मेड किया गया है। और एसएससी के 6-7 एग्जाम हो गए और आपने इसका कमाल देख लिया होगा और आपने भी कहीं से कहीं से सुना होगा। तो आप लोग ले सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है, इस पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करके कंटेंट को बाय करना है। इसके अलावा जो अभी आप देख रहे हैं रेलवे की कंटेंट, बिहार एसएससी की कंटेंट इत्यादि भी अवेलेबल है, ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दी गई है, लिंक क्लिक करेंगे व्हाट्सएप पे ले जाएगा, वहां से आपको कंटेंट को बाय करना है। एक प्रश्न के कई सारे फैक्ट होते हैं और एक प्रश्न का मतलब हमारा एक चैप्टर के जैसा होता है, तो इत्मीनान के साथ सुनिएगा। जिनको टाइम नहीं है वो बाद में देखिएगा, ठीक है। मैं व्यू के लिए नहीं पढ़ाता रे, सफल करने के लिए पढ़ाता हूँ और जो चंद बच्चे पढ़ते हैं ना वो जरूर सफल हो जाएगा, एकदम 100% लाओ लिख के देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा है, निम्नलिखित दिए गए अभिक्रियाओं में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। ये 4 अभिक्रिया है आपके पास, आपको रेडॉक्स अभिक्रिया पहचानना है। देखिए, सबसे पहले जो पहला अभिक्रिया है इसमें बता दूं कि ये कौन सी अभिक्रिया है और कैसे होती है। इसमें है कि कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ प्रतिक्रिया करा करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया जा रहा है। ये क्या होता है कि जब 2 प्रोडक्ट मिलके कोई तीसरा एकल प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो ऐसे अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं कि 2 प्रोडक्ट को मिलके एक एकल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है आंसर के होर से छट गया है। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। इसमें क्या है, एकल प्रोडक्ट है AgBr, जिसे हम अर्जेंटम ब्रोमाइड कहते हैं या फिर सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, है ना। ये टूट कर क्या बन गया है, Ag अलग हो गया है, चांदी अलग हो गया है और ब्रोमीन अलग हो गया है। ये क्या होता है कि जब कोई एक तत्व किसी अन्य 2 तत्व में बट जाते हैं अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, तो ऐसे अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, वियोजन, जो संयोजन का जस्ट उल्टा है। संयोजन में क्या होता था, 2 को मिलके एगो बनाता था, अब वियोजन में क्या होता है, एगो से 2 बन जाता है ना। तो ये आपका वियोजन अभिक्रिया हो गया, तो ये भी आंसर कट गया। इसके अलावा AgNO3 कॉपर, अर्जेंटम नाइट्रेट को कॉपर से अभिक्रिया कराया जाता है, कॉपर नाइट्रेट बन रहा है और अर्जेंटम अलग हो जा रहा है। यह अभिक्रिया क्या है, विस्थापन अभिक्रिया है। इसको हम बाद में नीचे समझाते हैं कैसे होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बच गया, क्योंकि 3 तो हुए नहीं तो चौथा एकदम होना है, तो ये चौथा हो गया। अब ये चौथा कैसे ऑक्सीकरण अवकरण एक साथ होते हैं ताकि रिडॉक्स कहलाता है, ये मैं नीचे बताऊंगा। चलिए एक एक करके अभिक्रिया समझ लेते हैं विथ डिफिनीशन विथ एग्जाम्पल, ताकि कभी भी एग्जाम में आए तो पकड़ के लपेट देना है, दिक्कत नहीं करना है। देखिए, पहला जो हमारा था संयोजन अभिक्रिया, सीधे से जो है ऑप्शन पे आता हूं और सीधे बताता हूं। जैसे कि मैंने अभी बताया भी था कि इसमें 2 प्रोडक्ट मिलके एकल प्रोडक्ट का निर्माण करता है, इसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे C+O2 मिलके जो है CO2 का निर्माण किया जा रहा है, तो ये जो है आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। मतलब संयोजन का मतलब ही होता है मिलना, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं, सबसे हल्का फॉर्म है अभिक्रिया का। अब आता है वियोजन अभिक्रिया। देखिए, वियोजन अभिक्रिया भी काफी इजी है। इसमें क्या है, एक एकल तत्व का जो है टूट फूट करके 2 नए तत्व का निर्माण करेंगे, इसे हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया कई प्रकार के होते हैं, जैसे आपका ताप अपघटन होगा, विद्युत अपघटन होगा, या फिर है ना जो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है ना। तो ये जो है क्या होती है, इस अभिक्रिया को होने के लिए हमेशा हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। और जिस अभिक्रिया को होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे आप क्या कहते हो, एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक, उष्मा सोखी अभिक्रिया कहा जाता है सर, है ना। इस उष्मा सोखी अभिक्रिया, तो ये उष्मा सोखी हो जाएगा। कौन सा भैया, आपका वियोजन अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में आपको उष्मा की प्राप्ति हो जाती है उसे हम क्या कहते हैं, उष्मा क्षेपी
कहते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। उष्मा सोखी, उष्मा छेपी। छेपी मतलब जो दे रहा है, सोखी मतलब जो सोख रहा है, मतलब इसमें उष्मा की आवश्यकता हो रही है वियोजन अभिक्रिया होने के लिए, तो उष्मा सोखी होगा। ठीक है, तो उष्मा सोखी भी है वियोजन अभिक्रिया। एक बात तो ये समझ में आई। दूसरी बात, ये ऊर्जा कई प्रकार के होते हैं, तापीय, प्रकाशीय और इलेक्ट्रिक वाला, तो उनको अलग अलग नाम से फिर जानते हैं, फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, या ना थर्मोलाइसिस, ये भी इसी के गुण है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, चीजों का अपघटन होकर दो नया चीज बनता है, तो इसे अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया को आप 3 तरीके से जान सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया अपघटन अभिक्रिया होती है, वियोजन अभिक्रिया उष्मा सोखी अभिक्रिया होती है। इसमें हमेशा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक चीज टूट के दो नए चीज का निर्माण करता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल को देख रहे होंगे। CaCO3, इसे अपन कैल्शियम कार्बोनेट या चूना पत्थर भी कहते हैं, या फिर मेटामॉर्फिक प्रकार का चट्टान है ये, है ना, जो संगमरमर भी कहलाता है ना। तो इसे जब आप गर्म करेंगे, हाईली टेम्परेचर डालेंगे, तो ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड यानी कली चूना, है ना, कली चूना कहा जाता है इसे, कली चूना, है ना, या जिंदा चूना, क्विक क्लाइम, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है आपका बनता है। कि तो ये कौन सी अभिक्रिया हुआ सर, ये वियोजन अभिक्रिया हुआ। एकल प्रोडक्ट है यहाँ पे CaCO3, इसको टेम्परेचर दिया जाता है और यहाँ पे दो प्रोडक्ट B और C बन जाता है, जहाँ पे B क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड और C क्या है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है भाई, तो ये जो है वियोजन अभिक्रिया का एक फॉर्मेट है ना। इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया जो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाता है, एक तो जल का विद्युत अपघटन पूछा जाता है। जल का जब आप विद्युत अपघटन करोगे, है ना, इसमें इलेक्ट्रिक से गुजारोगे, है ना, थोड़ा सा सांद्र जल होता है ना, तो इससे आपको क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाते हैं भाई, है ना। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसमें आपका अलग अलग हो जाएगा। तो एक तो जल से पूछा जाता है। एक आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब अमोनियम नाइट्रेट को आप जो है तापीय अपघटन से गुजारते हो। डायरेक्ट पूछा जाता है अमोनियम नाइट्रेट को, है ना, 2018 के LP में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4, और नाइट्रेट के लिए लास्ट में क्या लगाते हो, NO3 लगाते हो। सल्फेट के लिए क्या लगाते हो, SO4 लगाते हो। तो ये सब कुछ जो है आप याद कर लेंगे। तो ये आपका अमोनियम नाइट्रेट को जब आप तापीय अपघटन से गुजारोगे ना, तो इधर आपका नाइट्रस ऑक्साइड बन जाता है N2O, जिसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है, और फिर आपका बन जाता है जल। जल का निर्माण भी इसमें होगा, है ना। इसे अपन बैलेंस कर लेंगे, बैलेंस करना तो सिखाया ही है, 2H2O हो जाएगा, है ना। तो ये जो है आपका जब आप अमोनियम नाइट्रेट को तापीय अपघटन से गुजारोगे, यानी हीट डालोगे, गर्म करोगे, उष्मा डालोगे, तो आपका नाइट्रस ऑक्साइड, हंसाने वाली गैस, और आपका जो है जल का निर्माण होगा। ये भी एक प्रकार का वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण हो गया कि भाई एकल प्रोडक्ट टूट के दो नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। देखिए ये है विस्थापन अभिक्रिया। अब ये अगला फॉर्म है अभिक्रिया का, अगला क्वालिटी है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये क्या होता है कि मैंने इसे अपने भाषा में समझाया है कि जैसे मान लीजिए कि 4 बच्चे 1 2 3 है ना, 4 बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, सीट है एगो, तो जब एकदम से सत्य बात है कि 3 गो जो है बाहर चला जाएगा। अब 3 गो कौन बाहर जाएगा, तो जो 3 गो इन चारों में कमजोर होगा वो बाहर चला जाएगा, है ना। तो वैसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है कि कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक से धकेल के बाहर निकाल देता है कौन, अधिक अभिक्रियाशील तत्व। और ये कम अभिक्रियाशील तत्व, अधिक अभिक्रियाशील तत्व, ये कैसे जानेंगे साहब। तो कई बार मैंने आपको बता चुका है कि ये वाला जो आपका सीट है इसे जरूर याद कर लीजिए, है ना, तभी, क्योंकि इससे कई फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो एक से पूछा आपको जाएगा कि भाई आपका जो है अभिक्रियाशीलता चेन में कौन सा सही है, ऑरम सही है, एर्जेंटम सही है, कॉपर सही है। फिर आपसे पूछेगा कॉपर सही है, एर्जेंटम सही है, ऑरम सही है ना। तो नीचे वाला सही हो जाएगा, कॉपर सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा, इसके बाद एर्जेंटम शांति हो जाएगा, और सबसे कम सोना हो जाएगा। तो ऐसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा आपको विस्थापन अभिक्रिया में भी काम आती है ना। तो ये बहुत काम का टेबल है सर, तो इसे जरूर याद रख लीजिए, है ना। याद रखने के तरीका है, कार्बन और हाइड्रोजन में बांट लीजिए कि कार्बन से ज्यादा कौन, हाइड्रोजन से ज्यादा कौन। और जो जितने महंगा तत्व है वो बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे सोना बहुत कम अभिक्रियाशील है लेकिन बहुत कॉस्टली है, तो जो भी चीज कॉस्टली है ना वो कम अभिक्रियाशील होता है।
जैसे अगर आप प्लेटिनम की बात करेंगे तो ये सोना से भी महंगा है, तो ये ज़्यादा कम अभिक्रियाशील है। इसके थोड़ा कम सोना है, सोना से थोड़ा कम महंगा चांदी है, तो ये इससे थोड़ा कम अभिक्रियाशील है ना, अधिक अभिक्रियाशील है, माफ़ कीजिएगा। और कॉपर जो है चांदी से थोड़ा कम महंगा है, तो ये जो है अधिक अभिक्रियाशील है चांदी के तुलना में। यानी जो जितना महंगा है उतना कम अभिक्रियाशील है, ऐसे याद रख लेंगे तो ये चारों आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हम ये रोजमर्रा की जिंदगी में जीते हैं, सोना चांदी सुनते हैं, भले खरीदते नहीं है ना। तो जो जितना महंगा उतना कम अभिक्रियाशील, और जिसके लास्ट में मौ लगा हो ये सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना। तो जैसे आपको याद होता है बंधु, याद रखिए, जैसे जैसे आप नीचे आएंगे अभिक्रियाशीलता घटता जाएगा, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे अभिक्रियाशीलता बढ़ता जाएगा। अब ऊपर वाले जो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं दिया, सॉरी एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया होगा एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दिया गया है, कॉपर सल्फेट को एक्वस फॉर्म में जब मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया जाता है तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ कि ये कॉपर और ये मैग्नीशियम में लड़ाई है कि तू तेज कि मैं तेज। तो कॉपर कहता है मैं तो कमजोर हूं भाई, मैग्नीशियम तुम तेज हो, तुम यौगिक का निर्माण कर लो, मुझे अलग कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम आपको ऊपर में मिलेगा, मॉल जिसके लास्ट में आता है ऊपर में रहेगा। देखिए मैग्नीशियम आपका यहाँ पे है और कॉपर कहाँ पे है, बहुत नीचे है। तो इन दोनों में तेज कौन हो गया, मैग्नीशियम। अभिक्रियाशीलता ज्यादा इनकी हो गई, इसीलिए मैग्नीशियम खुद का जो है यौगिक का निर्माण कर लिया और कॉपर को धक्का मार के, दो चमेटा मार के बाहर कर दिया। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रहेगी तो ऐसे याद रखना है ना, ये जरूर याद कर लेना बेटा, है ना। देखिए आज जो है छठ पूजा की शुरुआत है, एक्चुअली कल से है लेकिन मैंने आज से ही लगा दिया है। जिन भी बच्चे को कोई सा भी कंटेंट चाहिए, जितने भी कंटेंट हैं, अभी सिर्फ ई बुक पे नहीं, रेलवे, बिहार एसएससी 30 सीरीज या फिर ई बुक जो भी हमारे कंटेंट रनिंग में है, सब पे आपको 20% की डिस्काउंट दी जा रही है और ई बुक पे 25% की डिस्काउंट दी जा रही है। तो आप लोग ले सकते हैं, ये मोबाइल नंबर है या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। देखिए अभिक्रियाशीलता समूह बता दिया था, इस हिसाब से इस अभिक्रिया को भी समझा दिया था, ये विस्थापन अभिक्रिया है। इसके अलावा आते हैं जो आपका प्रश्न था बेसिक, रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है कि वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये दोनों एक ही साथ होता हो, तो ऐसे अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। एक्चुअली ये रेडॉक्स शब्द इसी से लिया गया है, रिडक्शन से आपका आरी शब्द लिया गया है ना, और डॉक्स शब्द लिया गया है डी से, है ना। यहाँ पे ओएक्स शब्द जो है, ये वाला OX शब्द जो है लास्ट वाला, ये ऑक्सीडेशन से लिया गया है। तो रीड और फिर आपका जो है इस प्रकार से लिया गया है, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स, है ना। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें आपका ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो। देखिए मैं हिंदी में पढ़ाता हूं पार्टिकुलर, लेकिन आप ये वाला जो पार्टिकुलर पॉइंट है, रिडॉक्स अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसे हमेशा कोशिश करें कि अंग्रेजी में बोले, नहीं तो उपचयन अपचयन में आपको एग्जामिनर फंसा देगा। और मैं भुक्तभोगी हूं कई बार, है ना, तो आपको गलत करवा देगा एग्जामिनर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे पार्टिकुलर अंग्रेजी में ही बोले, रिडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया। देखिए नीचे एक एग्जाम्पल दिया है, इसी एग्जाम्पल से हम इस अभिक्रिया को समझेंगे और इससे जितने प्रकार की क्वेश्चन आती है सभी प्रकार की क्वेश्चन मैं यहीं पे समझूंगा, तो अच्छे से समझिएगा। देखिए 2PbO ये क्या है, सीसा के ऑक्साइड है। मैंने आपको कहा था धातु के ऑक्साइड यानी मेटल के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। मेटल की जो ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। और जो नॉन मेटल की ऑक्साइड होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिटिक होती है, ठीक है। तो अल्कलाइन होगा, एसिटिक होगा। अल्कलाइन मेटल वाला ऑक्साइड का प्रकृति नॉन मेटल वाले का अम्लीय हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जो उभयधर्मी गुण को दर्शाता है, यानी अम्लीय भी होता है उनके ऑक्साइड और क्षारीय भी होता है। उसमें एक सीसा भी हो जाएगा, एक आपका बेरिलियम भी आ जाएगा, एक आपका एल्युमिनियम भी आ जाएगा, है ना, एक आपका टीन भी आ जाएगा। ये सब याद रखिएगा, ये सब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है PbO और C, PbO और C से हमने यहाँ पे प्रतिक्रिया कराया है, 2Pb और CO2 हो गया है, 2Pb और CO2 हो गया है। अब देखिए ये Pb से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, ऑक्सीजन जो है हट रहा है, और ऑक्सीजन हटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो इसका क्या हुआ है सर, रिडक्शन हुआ है। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है या फिर अवकरण हुआ है। यहाँ रिडक्शन सही है, रिडक्शन ही कहिए, है ना। वो हटने की प्रक्रिया को अपन रिडक्शन
रिडक्शन कहते हैं। तो PbO में से O हट गया है, मतलब इस PbO का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। अब देखिए इस कार्बन में क्या हुआ है, O आके जुड़ गया है और ऑक्सीजन को जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर, ऑक्सीडेशन कहते हैं। मतलब इस कार्बन का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। अब इतना तो समझ गए, ऑक्सीजन को हटने की प्रक्रिया को रिडक्शन कहेंगे, ऑक्सीजन को जुड़ने की प्रक्रिया को ऑक्सीडेशन कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां से भी बात नहीं बनती है। आपसे पूछेगा कि यही समीकरण दे देगा और पूछेगा कि इसमें जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है ना। तो उस समय आपको दिमाग को उल्टा कर देना है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा जिसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, ठीक है। तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। सबसे पहले रिडक्शन क्या कैसे पहचानेंगे, ऑक्सीजन की लॉस होगी, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैंने कहा जब आपका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन एजेंट पहचानने की बात आती है तो आप क्या करोगे, जिसका ऑक्सीकरण हुआ है वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा और जिसका अवकरण हुआ है वह ऑक्सीडेशन एजेंट होगा। दिमाग को उल्टा कर देना है वहां पे। आई होप आपको समझ में आया। अगर इसी अभिक्रिया में आपसे पूछे कि ऑक्सीकरण किसका हुआ है तो कार्बन का हुआ है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट कौन है तो भी कार्बन है, ठीक है भाई। अगर आपसे पूछे अवकरण किसका हुआ है तो PbO का हुआ है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है तो PbO है। अब आपका क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आगे, 2-4 पॉइंट हैं जिसे आप याद रखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। उपयुक्त अभिक्रिया में PbO का अवकरण हुआ था जैसा कि मैंने बताया, है ना। और अर्थात यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जिसका अवकरण होगा वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिमाग को उल्टा कर देना है और जिसका ऑक्सीकरण होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा था, CO2 बन रहा था, C से O2 जुड़ रहा था मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। अब देखिए ऑक्सीकरण क्या होता है, O का जुड़ना या H का हटना। अवकरण क्या होता है, H का जुड़ना O का हटना। इतना ध्यान रखेंगे, है ना, बस आपका काम हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया एक अभिक्रिया का फॉर्म है। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एक आपका अल्कलाइन टाइप का कोई भी चीज और एक आपका एसिड टाइप का कोई भी चीज जब अभिक्रिया करता है तो एक आपका नमक टाइप का कोई भी चीज और एक आपका जल बनाता है। तो ऐसे अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जब अम्ल का क्षार के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है ना। और ऐसे अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसे आप ध्यान रखेंगे, ये भी हल्का फॉर्मेट का है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। मजा आया हो तो लाइक जरूर करना, कुछ समझ में आया हो तो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप स्वतंत्र हैं, मत कीजिए, है ना। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है। पहला है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑयल ऑफ विट्रियोल सल्फ्यूरिक अम्ल, लरोउरो हार्मोन पीयूष ग्रंथि, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लैम। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये आपका गलत मैच किया गया है। पीयूष ग्रंथि को लरोउरो हार्मोन नहीं कहा जाता है। लरोउरो हार्मोन ग्रंथि को जो है ये कहा जाता है एड्रिनल को, है ना। एड्रिनल इस प्रकार की जो ग्रंथि होता है उसे हम लरोउरो हार्मोन कहा जाता है ना। क्योंकि ये जो है आपके विषम परिस्थिति में क्विक एक्शन लेने के लिए जिम्मेवार है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बाद बाकी शुष्क बर्फ आप ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हो, सही है। ऑयल ऑफ विट्रियोल थोथा का तेल, विट्रियोल का तेल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहा जाता है, एकदम सही है अपने आप में। तीसरा जो है गलत मैच है तो आपका आंसर है कैल्शियम ऑक्साइड। अभी आपने ऊपर में पढ़ा था क्विक लैम, है ना, जिंदा चूना या कली चूना कहलाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायन का राजा कहते हैं, आप सभी जानते होंगे। यह अकार्बनिक अम्ल है क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन का नामो निशान आप नहीं देख रहे हैं, जिसका इस्तेमाल सभी प्रकार के सेकेंडरी बैटरी में की जाती है। सेकेंडरी बैटरी कहने का मतलब है एक ऐसा बैटरी जो डिस्चार्ज होने के बाद पुनः जो है चार्ज करके इस्तेमाल में लाया जाता है, उसे हम सेकेंडरी बैटरी कहते हैं, ठीक है भाई। प्राथमिक बैटरी किसे कहते हैं, जिसका एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम फिर से जो है इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे घड़ी का बैटरी हो गया, है ना। इसके अलावा क्लॉक वॉच भी का बैटरी भी हो गया, मतलब जो भी पेंसिलिया बैटरी है, टॉर्च वगैरह में भी लगता है। लेकिन आजकल एक और बैटरी आ गया भैया चार्ज वाला, तो बोलना सर वो तो होता है, तो हम जो है पेंसिल टैब वाले की बात कर रहे हैं, वो नहीं होता है चार्ज। एक बार डिस्चार्ज हो गया तो फेंकना पड़ता है।
कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस है। वैसे ग्रीन हाउस गैस पहचानने की क्या तरीका है? जो भी हमें फायदा से ज़्यादा घाटा पहुंचाता है ग्रीन हाउस गैस है, ऐसे याद रख लीजिएगा। ऑक्सीजन फायदा से ज़्यादा घाटा पहुंचाता है क्या? नहीं ना, ज़्यादातर फायदा ही देते हैं, है ना। घाटा कब पहुंचाते हैं? जब किसी गरीब के घर में आग लग गया हो, क्योंकि आग लगाने में माहिर होता है ऑक्सीजन गैस। आग बहुत तेज लपट करवा देता है, आग जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, तो वहाँ पे थोड़ा सा घाटा है, लेकिन फायदा ही फायदा है। तो ऑक्सीजन इस श्रेणी में नहीं आएगी। बाद बाकी ग्रीन हाउस गैस आप आराम से पकड़ लोगे, दुखदाई वाली गैस होती है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका भी कहीं ना कहीं इस्तेमाल है, दुनिया में हर चीज़ की इस्तेमाल है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये आपका ठंडा पेय पदार्थ, जो आप डर के आगे जीत है, 7 अप क्या होता है भाई, वो भी सब बनता है। अग्निशामक इत्यादि जो भी पदार्थ होते हैं, आग बुझाने वाली एजेंट होती है, उसमें इस्तेमाल करी जाती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। नाइट्रस ऑक्साइड को आप हंसाने वाली गैस कहते हो। अभी नाइट्रस ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया मैंने बताया था कि जब आप अमोनियम नाइट्रेट को तापीय अपघटन से गुजारोगे तो नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा। और ये नाइट्रस ऑक्साइड जो है इसका इस्तेमाल निश्चेतक के रूप में किया जाता है। ये पार्टिकुलर पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये निश्चेतक मतलब होता है शांत करने के लिए, है ना, मतलब बेहोशी की स्थिति में लाने के लिए डॉक्टरों के द्वारा। लाल विट्रियोल किसे कहते हैं? कोबाल्ट सल्फेट को लाल विट्रियोल कहते हैं। अभी आपने ऑप्शन में देखा था विट्रियोल का तेल H2SO4 को कहते हैं। जलयोजित कॉपर सल्फेट को जो है यहाँ पे कॉपर सल्फेट नहीं होगा भाई, कोबाल्ट सल्फेट होगा, गलत बोल दिया मैंने। कोबाल्ट सल्फेट को लाल विट्रियोल कहते हैं, क्योंकि कोबाल्ट का कलर भी लाल होता है लगभग, है ना। और कोबाल्ट किस विटामिन में पाई जाती है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, B12 में पूछा जाता है। इसे साइनो कोबालमिन कहते हैं, नाम से स्पष्ट है कि उसमें कोबाल्ट है ना। और ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का लास्ट विटामिन है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? 8 विटामिन होते हैं। वो मैं किसी दिन और पढ़ाऊंगा और कई बार पढ़ा चुका हूँ, है ना। मुझे खुद भी समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ाऊं, आपको कौन सा चीज छूट गया है आपको, ठीक है भाई, है ना। बहुत ज्यादा सर्च करके हम पढ़ाते हैं और जो कॉमन क्वेश्चन है उस पर मैं ध्यान ही नहीं देता। मुझे लगता है ये तो आपको आता ही होगा। अब विटामिन क्या पढ़ाना जी, ये तो बचपन से ही आप पढ़ रहे हैं। घास के मैदान क्या पढ़ाना जी, ये तो पढ़ ही रहे हैं। करेंसी क्या पढ़ाना, ये सब तो पढ़ ही रहे हैं भाई आप, है ना। मैं वही पढ़ाऊंगा जो काम की होगी और रिफाइंड होगी, है ना। जलयोजित कॉपर सल्फेट नीला थोथा का रासायनिक सूत्र CuSO4 5H2O। देखिए ये 5H2O लिखने का कारण है, आपसे पूछा जाता है कि कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु होते हैं? 5 अणु। ये पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है नीला थोथा कहलाता है और उसके फुल जो है सूत्र के साथ लिखा हूँ। इसके अलावा ZnSO4 इसे सफेद थोथा व्हाइट विट्रियोल कहते हैं। AgNO3 अर्जेंटम नाइट्रेट को लूनर कास्टिक कहते हैं। और FeSO4 फेरस सल्फेट को हरा थोथा ग्रीन विट्रियोल कहा जाता है। तो विट्रियोल वाले कितने पोर्शन के फॉर्म के क्वेश्चन है? व्हाइट विट्रियोल, नीला विट्रियोल, लाल विट्रियोल, हरा विट्रियोल, ये सब विट्रियोल आपको ध्यान रखना है। और विट्रियोल का तेल मतलब 5 बार। इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं, कली चूना। और कली चूना को जल से रिएक्ट करवाओगे तो बुझा चूना मतलब प्राप्त होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में था प्रश्न पहला का, है ना। इनके अलावा एड्रेनिल, है ना, हार्मोन को लरो हार्मोन कहा जाता है। यह हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला हिस्से से स्रावित होती है। यह हार्मोन शरीर को हाई अलर्ट पर रखता है। यह हार्मोन हृदय गति, सांस, रक्तचाप इत्यादि को भी जो है प्रभावित करता है ना। यह आपका एड्रिनल हार्मोन है ना। यह प्रतिक्रिया देने वाली हार्मोन है, एक प्रकार का जो है आपका हाई अलर्ट पे रखता है शरीर को। ऑक्सीटोसिन, ये हार्मोन को अपन लव हार्मोन कहते हैं, जो मनुष्य के फीलिंग वगैरह होते हैं, जो भी होता है ना। तो ये आपका लव हार्मोन कहलाता है। ये हाइपोथैलेमस में बनता है और ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से रक्त में प्रवाह होती है। एक क्वेश्चन और ये वाली पार्टिकुलर पॉइंट से आप पूछा जाता है कि जो STH हार्मोन है, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं या मानव वृद्धि हार्मोन कहते हैं, ये किसके माध्यम से फ्लो होती है? तो ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के माध्यम से ही फ्लो होती है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, है ना। इसके अलावा चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट पीटर किसे कहते हैं? नॉर्वेजियन साल्ट पीटर किसे कहते हैं? और इंडियन साल्ट पीटर किसे कहते हैं? ये 3 आपका साल्ट पीटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सीधे सीधे सोडियम वाला है तो इसे चीनी साल्ट पीटर कहेंगे, है ना। कैल्शियम वाला है तो इसे नॉर्वेजियन साल्ट पीटर कहेंगे। और पोटेशियम वाला है तो इसे इंडियन साल्ट पीटर कहेंगे, ठीक है भाई। सबके लास्ट में नाइट्रेट लगे होंगे, NO3 कॉमन होंगे, ठीक है। यानी सोडियम नाइट्रेट चिली साल्ट पीटर, है ना।
इसके अलावा जो आपका कैल्शियम नाइट्रेट है नॉर्वेजियन साल्टपीटर, और पोटेशियम नाइट्रेट इंडियन साल्टपीटर, तो 3 गो साल्टपीटर वाला पूछा जाता है। इसके अलावा ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन जिसे टीएनजी कहते हैं, और ये टीएनजी को अपन नोवेल का तेल भी कहते हैं। एक मिर्वेन का तेल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, एक नोवेल का तेल भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो नोवेल का तेल अपन ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। ये एक प्रकार का विस्फोटक है ना, क्या है, विस्फोटक है। और नोवेल से याद आया कि जो नोबेल प्राइज आपको दिया जाता है ना, 2023 का याद रखना है आपको एग्जाम देने के लिहाज से। मैंने पिछले क्लास जो आपका सीजीएल वाला चल रहा है क्लास नंबर 7, उसमें अच्छे से करा दिया था, देख लीजिएगा, ठीक है। 2024 वाला नहीं पूछेगा, और पूछ भी सकता है भाई, रेलवे का क्या थोड़ा अटपटा भी पूछता है तो पूछ सकता है आपको। 2024 वाला भी मैं किसी वीडियो में रख के करा दूंगा। ये जो नोबेल है ना, ये आपका नोबेल प्राइज ये अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, और ये भी डायनामाइट को फाउंड किया था। कभी कभी ये छोटा सा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाता है। और डायनामाइट भी एक प्रकार का विस्फोटक होता है, तो टीएनजी विस्फोटक, डायनामाइट भी विस्फोटक, और टीएनजी को क्या कहते हैं, नोबेल का तेल कहते हैं। अगला जो ये क्वेश्चन है, किसी परिपथ में 10 ओम के 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, 1.5 एम्पीयर की विद्युत धारा बनी रहती है, 1 मिनट में इस परिपथ से निष्कासित ऊर्जा का मान क्या होगा। अब ये पार्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने के लिए जो है आपको 2 चीज की नॉलेज होनी चाहिए, एक तो ओम का नियम है ना, और दूसरा आपका हीट का समीकरण आना चाहिए, तभी आपसे बनेगा। नहीं तो ये जो है 2 नंबर आपके एग्जामिनर लेके चले जाएंगे, है ना। इसका आंसर 2700 है। मैं कैसे आता है ये बताता हूँ। सबसे पहले हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने तरीका लिख रखा है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। ओम का नियम और आपका हुस्मा का समीकरण या फिर हीट का समीकरण जो है आपको आना चाहिए। क्या होता है ओम का नियम, अचर ताप पे यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट टेम्परेचर पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया है, और ऐसे टेम्परेचर पे किसी कंडक्टर के, किसी कंडक्टर मतलब चालक मतलब कंडक्टर है ना, गुड कंडक्टर की बात होगी क्योंकि यहाँ बैड कंडक्टर की बात नहीं होगी क्योंकि वह चालक कहलाएगा। तो चालक के सिरों का बीच का विभवांतर यानी दोनों छोर के बीच की जो विभवांतर है उसमें प्रवाहित धारा जो इसमें आपका करंट फ्लो हो रही है ना, उसके सीधा समानुपाती होते हैं। इसे अपन ओम के नियम कहते हैं। अगर आप बीच के समानुपाती की साइन हटाएंगे तो V बराबर IR हो जाता है या RI हो जाता है ना। अब ये V क्या है, विभवांतर है, जिसे कई बार लैंग्वेज में ऐसा लिखा रहेगा कि एक सर्किट में 12 वोल्ट की बैटरी के साथ पोषित है, एक सर्किट 12 वोल्ट के बैटरी के साथ पोषित है। तो आपको समझ जाना चाहिए कि वहां पे विभवांतर का मान 12 दे रखा है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ, ठीक है। तो यहाँ पे V बराबर विभवांतर है, I बराबर आपका विद्युत धारा है, और R बराबर आपका रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है जो विद्युत धारा को फ्लो करने में अवरोध उत्पन्न करे, रोकने का काम करता है। प्रतिरोध माने रुकावट है ना, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, रोकने का काम करता है ना, इसे अपन प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज ओम के नियम के समीकरण में लागू होती है। ये तीनों चीज का आपने मतलब शॉर्ट फॉर्म का लॉन्ग फॉर्म जाना है कि ये क्या होता है। ओम का नियम जाना, अचर ताप पे किसी चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के सीधा समानुपाती होता है। अब देखिए ओम के नियम से ना फाइनल रेसिस्टेंस निकालने के लिए 2 कंडीशन है। तो केस 1 में है कि जब प्रतिरोध समानांतर पैरेलल में जुड़े हुए हो तो कैसे निकालते हैं, 1/R1 प्लस है ना, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। जैसे यहाँ पर के केस में 2 गो 10-10 ओम के प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तो 2 गो 10 वाला ओम ऐसे जोड़ लेंगे। अगर समानांतर क्रम में होता तो, फिलहाल तो इस न्यूमेरिकल में श्रेणी क्रम में दिया है, मैं आपको कंडीशन बताता हूँ। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 2/10 होगा, 1/5 होगा, दोनों साइड प्लस देंगे तो R का वैल्यू 5 ओम आएगा। अगर पैरेलल में होता और 2 गो 10-10 ओम के प्रतिरोध तो 5 आता फाइनल रेसिस्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे श्रेणी में है तो श्रेणी में सीधे सीधे जोड़ देते हैं तो फाइनल आपका कितना आ जाएगा। इस वाले केस में, इस न्यूमेरिकल के केस में 10-10 ओम के 2 गो प्रतिरोध है तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि सीरीज में है तो 20 ओम हो जाएगा। तो आपका फाइनल प्रतिरोध कितना आ गया है, 20 ओम आ गया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं सर। देखिए 20 ओम आपका फाइनल प्रतिरोध आ गया, कैसे आ गया है, नीचे केस से आप समझ गए होंगे है ना। अब 20 ओम R का वैल्यू हो गया इस पूरे सर्किट में 20 ओम, I का वैल्यू आपको दे रखा है 1.5 एम्पियर, और टाइम का वैल्यू देख रहा है देख रहा है, विनोद मुंह से निकल गया था भाई, 1 मिनट टाइम दे रहा है ना। ये देखिए H बराबर क्या होता है, उष्मा का समीकरण क्या होता है, I² RT होता है। अब सब चीज का मान आपको पता है, ये है, आराम से आप जो है सजा लीजिए। I का वैल्यू है 1.5 मतलब 3/2
स्क्वायर करेंगे तो 9/4 हो जाएगा। और गुने आर का वैल्यू निकल गया है 20 और टी का मान कितना हो जाएगा 60। अब कोई बच्चा कहेगा सर 1 मिनट को आप 60 क्यों लिखे, सेकेंड में चेंज करना जरूरी है क्या? एकदम जरूरी है। जिस चीज की मात्रक आप जानते हो जो होता है उसी फॉर्म में न्यूमेरिकल बनाया जाता है। जैसे कभी आपने समय का मात्रक मिनट नहीं सुना होगा, सेकेंड ही सुना होगा, इसीलिए मुझे मिनट को सेकेंड में मजबूरन चेंज करना पड़ा है। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो 5 से कटेगा 6 पच्चे के 30, 300 और 9 को और 300 को गुना करेंगे 2700 आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। देखिए उष्मा का समीकरण जो है H बराबर वी आई टी भी होता है। इसको सत्यापित करके दिखाया था कल या परसों, है ना। तो ये भी ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि उष्मा का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है। 4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी को ही अलग अलग फॉर्म में। और ये फॉर्म कहाँ से बदलते हैं? ओम के नियम से बदलते हैं, जो मैंने वहाँ पे बताया था। आशा करते हैं कि समझ में आता होगा। CaCO3 की कार्बन की प्रतिशतता कितनी है? ये छोटू सा न्यूमेरिकल है, लेकिन जिसको नहीं आता है उनके लिए विशाल हो जाता है भाई। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन 12% है। ये क्या होता है? आणविक द्रव्यमान के अनुसार काम करता है। देखिए अगर CaCO3 का आणविक द्रव्यमान निकालेंगे तो कैल्शियम का परमाणु भार कितना होता है 40, कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है 12 और आपका O का कितना होता है 16। चूंकि 3 टाइम O है तो 16 तिया के 48। ये तीनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 100। तो 100 में कार्बन कितना? 1 भाग है, 1 भाग मतलब 12%। तो 12% आपका जो है कार्बन हो गया। उसी प्रकार से एक न्यूमेरिकल आपके लिए छोटा सा छोड़ के जा रहे हैं। KNO3 में, है ना, K का परसेंटेज बताइएगा आप लोग कितना होगा, K का परसेंटेज बताइएगा। ये सॉल्व करने के लिए परमाणु द्रव्यमान बहुत जरूरी है। देखिए वो 1 से लेकर के 20 तक का तो मैं ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान याद करवा दिया हूं कि 1 से लेकर के 20 तक क्या होता है, जितना भी ऑड संख्या है और जितना भी इवन नंबर है, तो इवन में क्या होता है सीधे 2 से गुना, है ना, और ऑड में क्या होता है 2 से गुना +1। किसी को भी मिला लीजिए, ऐसे ही परमाणु द्रव्यमान आएगा। जैसे कैल्शियम का 20 होता है, 20 दूना के 40, है ना। क्या है कैल्शियम 20 नंबर क्या होता है? ऑड होता है कि इवन? तो इवन होता है। तो इवन में मैंने क्या कहा कि 2 से गुना कर देना है, सीधे मिल जाएगा द्रव्यमान। और ऑड में क्या होगा 2 से गुना करके 1 जोड़ देना है, तब मिलेगा। 1 से लेके 20 तक ही काम करेगा यह ट्रिक। ठीक है, इनके अलावा अगर 20 से ऊपर जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा ऊपर जाते हैं तो फिर कौन सा ट्रिक काम करता है ना। तो भाई 2 गुने से अधिक, 2 गुने से अधिक लेकिन 2.5 गुने से कम, तो ये वाला एक ट्रिक काम करता है परमाणु द्रव्यमान डिसाइड करने के लिए। ये छोटा सा ट्रिक है, आएगा काम। कंप्यूटर डाटा मात्रक में एक निवल का मान कितना होता है? एक निवल का मान होता है सर 4 बिट। 4 बिट मतलब आधा बाइट, आधा बाइट, क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट, है ना। तो 4 बिट बराबर कितना हो जाएगा? आधा बाइट, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, यानी, है ना, आधा बाइट बराबर 1 निवल होगा, 1 निवल होगा, याद है ना। ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से आपको याद रखना है, ये चेन जनरली याद ही होगा, लेकिन जीबी तक ही लोग याद करते हैं, क्योंकि हम लोग जो मोबाइल या कोई भी डिवाइस यूज करते हैं वो जनरली जीबी तक का ही पावर है। बाद में ये सब सुपर कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, इसीलिए हम भी नहीं ध्यान देते हैं। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक, वो पूछ देता है भाई कि इनमें से सबसे बड़ा मात्रा कौन सा है, तो क्या जवाब दोगे? तो थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा, जीबी से आगे भी जाना पड़ेगा। तो आप सभी जानते हैं कि 4 बिट बराबर 1 निवल, 2 निवल या 8 बिट बराबर 1 बाइट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर 1 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट बराबर 1 टेराबाइट, 1024 टेराबाइट बराबर 1 पेटाबाइट, 1024 पेटाबाइट बराबर 1 एक्साबाइट, 1 एक्साबाइट बराबर 1 जेटाबाइट। कम से कम इतना जरूर याद रखिएगा। जीबी तक तो याद ही होगा, नीचे 3 और याद कर लीजिएगा। ये 3-4 जरूर याद रखें, है ना। ये चेन जरूर याद रखें, क्योंकि इधर में तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1024 के फॉर्म में है सारे, है ना। और इधर सब आपको दिक्कत है कि इसमें कौन बड़ा कौन छोटा है। तो एक बार सजा लीजिएगा, टीवी से बड़ा पीवी, पीवी से बड़ा ईवी, ईवी से बड़ा जेडवी, है ना। ऐसे सजा के याद कर लीजिएगा। चलते हैं आगे। अब देखिए ऐसे फॉर्मेट में जो मान डिमांड करता है एग्जामिनर, ये कौन कौन से क्वेश्चन का आपका करता है, खास करके रेलवे में। तो भैया एक BTU ब्रिटिश थर्मल यूनिट का वैल्यू आपसे डिमांड करता है। यह 1055 जूल या 252 ग्राम कैलोरी होता है। ये उष्मा का मात्रक है, है ना। जूल भी उष्मा का मात्रक है और कैलोरी भी हो जाएगा। एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट के। वाट किसके मात्रक है? ये शक्ति के मात्रक है, शक्ति पावर के, है ना। इसके अलावा 1 गैलन बराबर कितना होता है?
है 1 गैलन ये अमेरिकी मात्रक है। ये 1 गैलन बराबर 4.546 लीटर होता है। और 1 बैरल जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है, तो ये बैरल के हिसाब से होता है। और 1 बैरल में 159 लीटर जो है आपका कोई भी लिक्विड आता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे गैलन और बैरल इन दोनों को भी ध्यान रखिएगा, है ना। गांव घर में जब हम मिट्टी के तेल लेने जाते थे, पहले 4 लीटर मिलता था पर परिवार को, फिर बाद में 2 लीटर हुआ और आजकल फिर 0 लीटर हो गया, है ना। तो भैया गैलन लेके जाते थे, मम्मी क्या बोलती थी, गैलन लेके जाओ। तो उस समय लगता था कि केन भी बोलते थे, गैलन भी बोलते थे। तो उस समय तो समझ में नहीं आया, लेकिन अब समझ में आया कि ये तो बहुत बड़ा चीज बोल रही थी। देखिए, इसके अलावा न्यूटन जो है ये आपका 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता है, अर्थात 10 पर 5 को 0 होता है। देखिए, न्यूटन एसआई मात्रक है बल का, और डाइन जो है ये सीजीएस पद्धति में मात्रक होती है बल की ही। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। चुंबकीय क्षेत्र की एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर बटा मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला होता है। ये एसआई मात्रक है, लेकिन अगर सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की मात्रक कहेंगे तो गॉस हो जाएगा, है ना। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। चलते हैं हम आगे। इसके अलावा बेल और डेसीबेल, ध्वनि की तीव्रता का मापन अपन डेसीबेल में या बेल में करते हैं। तो नाम से स्पष्ट है 1 बेल बराबर 10 डेसीबेल, है ना। इसके अलावा एक खगोलीय एकक की आपका जो है लेंथ पूछता है कितना होता है। तो एक खगोलीय एकक का लेंथ होता है 1496 में एगो 0 डाल देना 3 अंक के बाद, और गुने 10 के पावर 11 मीटर। एक बार क्वेश्चन एनटीपीसी ने ही पूछा है कि एक खगोलीय एकक किन 2 ब्रह्मांडीय पिंड के बीच की जो है दूरी है। तो क्या बताओगे, है ना, सूर्य और चंद्रमा, पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य। तो आप कहोगे अर्थ टू सन, है ना। इनके बीच की दूरी को ही अपन क्या कहते हैं, एक खगोलीय एकक कहते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड का मुखिया कौन है, ब्रह्मांड का मुखिया है सूर्य देवता, जिनके अभी त्योहार चल रहे हैं, छठ पूजा, है ना। जय हो छठी मैया। देखिए, तो ये जो है आपका जो भी आपका बड़े बड़े मेजर है, मतलब मापन है, ये सूर्य के रिलेशन में और पृथ्वी के रिलेशन में ही होता है। जैसे बात करें उपसौर और अपसौर का नाम आपने सुना होगा, उपसौर और अपसौर इनका नाम आपने सुना होगा। अप मतलब ऊपर, तो ये जो है ज्यादा दूरी पर चले जाते हैं पृथ्वी के रिलेशन में सूर्य, और ये 4 जुलाई को होता है। और उपसौर मतलब सूर्य जो है पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, ये 3 जनवरी को होता है। ये डेट फिक्स है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बताया हूं कि भाई विषुवत रेखा पर सूर्य जब लंबवत चमकती है तो इक्विनॉक्स की घटना होती है, जब दिन और रात समान होती है ना। कितना बताऊं रे, कितना याद दिलाऊं, पढ़ो ना मन से। चलिए अगला है भैया, वर्ष 2025 में पूर्वोत्तर भारत का कौन सा त्योहार अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो ये मनाएंगे हॉर्नबिल। हॉर्नबिल जो है इसकी जो है शुरुआती इवेंट जो है 2000 ईस्वी में हुआ था, और ये हॉर्नबिल नागालैंड के सभी त्योहारों में सबसे विस्तृत त्योहार है। इसी कारण इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है किसे, हॉर्नबिल को, ठीक है। और ये प्रत्येक वर्ष 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक के बीच में मनाई जाती है। चूंकि रेलवे है तो पूछेगा कि भाई ये कौन से गांव में मुख्य रूप से व्यापक पैमाने पे मनाया जाता है नागालैंड के अंदर, तो आप कहेंगे किस्मा गांव में। कौन से गांव भैया, ऐसे ही नाम है भैया, किस्मा गांव, वहीं पे जो है मनाया जाता है मेन रूप से। और ये नागालैंड के सभी समुदाय के लोग इसमें भाग लेते हैं हॉर्नबिल उत्सव में। हॉर्नबिल पक्षी भी होता है। इनके अलावा नागालैंड के प्रमुख त्योहार में मीमकूट, मोत्सु उत्सव, सेक्रेनी त्योहार, ये सब फेमस है। नागालैंड में नृत्य में आएंगे तो चंगलो, सुवालुला, अंगामी, कुकी, अलायट्टू। अलायट्टू अगर बच्चे पहली बार सुनेंगे तो उनको लगेगा कि ये साउथ का कोई नृत्य होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इनका कंफ्यूजिंग पेयर अगर अपन बनाएंगे अलायट्टू का तो क्या बनाएगा, कलारी पट्टू, है ना, कलारी पट्टू बनेगा, कलारी पट्टू बनेगा, जलीकट्टू बनेगा। ये सब क्या है, कंफ्यूजिंग पेयर है। कलारी पट्टू आपका कहाँ पे होगा, साउथ का मार्शल आर्ट फॉर्म होगा, खास करके केरल इत्यादि क्षेत्र में। और जलीकट्टू आपका तमिलनाडु का एक खेल होगा जो मकर संक्रांति के समय करी जाती है। और अलायट्टू आपका नागालैंड का एक डांस होगा, है ना। इनके अलावा जनगणना 2011 में जितने भी राज्य हैं हमारे यहाँ, कितने राज्य हैं भैया, 81 है ना अभी इंडिया में राज्य, बताइएगा। जनगणना 2011 के अनुसार एकमात्र राज्य जहां नेगेटिव जनसंख्या वृद्धि नोट की गई यह नागालैंड है, 0.6% निगेटिव के, है ना, ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा कौन सा दर्शाया था राज्य, मेघालय।
मेघालय सबसे ज़्यादा जो है आपका पॉपुलेशन ग्रोथ को दर्शाया था। इनके अलावा नागालैंड में सलोमी गुफा स्थित है। सलोमी गुफा ईटांगी नेशनल पार्क, ये नागालैंड में पॉपुलर है, ध्यान रखेंगे। नागालैंड के पड़ोसी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश से मिलेगा, पश्चिम में असम से, दक्षिण में मणिपुर से और पूर्वारी साइड में म्यांमार देश के साथ अपनी सीमा टच में रखता है। नागालैंड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है इसका नाम सरमाटी है। सरमाटी इस प्रकार से नाम है, सारामाटी नाम है एक्चुअली, इस प्रकार से सरमाटी नहीं भाई, सारामाटी इस प्रकार से नाम है, ठीक है। इनके अलावा बिना निषेचन फलों के विकास को क्या कहा जाता है? बिना निषेचन के जो फल के विकास होते हैं उसे क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। माता के शरीर से बाहर निषेचन तत्पश्चात है ना, माता के शरीर में प्रतिस्थापन के द्वारा टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म होता है। जैसे जो कृत्रिम गर्भाधान का एक मतलब ये है कि भाई ये जो है आपका जो निषेचन है ना वो पात्र में होता है, फिर कुछ दिन के बाद एक सर्टेन टाइम के बाद माता के शरीर में प्रतिस्थापन की जाती है और इस प्रकार से जो बेबी का जन्म होता है उसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, है ना, यूवीएफ कहते हैं ना भाई, इस प्रकार से, है ना। इसके अलावा एक सेकेंड, ये पढ़ा नहीं दिए थे, नहीं। बिना निषेचन फलों के विकास को क्या कहा जाता है? पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है ना, ये तो पढ़ा दिए थे महाराज। इसके अलावा जो टेस्ट ट्यूब बेबी है ना, ये आपका जो है पात्रे निषेचन और फिर जो है माता के शरीर में प्रतिस्थापन किया जाता है। इसके एक संबंधित एक शब्द होता है आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया था आपके CHSL के एग्जाम 2024 में, है ना। इसमें फुल फॉर्म पूछा गया था आईवीएफ का, एक HYV का भी पूछा गया था। हाई यील्डिंग वेराइटी, ये हरित क्रांति से जुड़ा हुआ शब्द है और ये IVF जो है ये टेस्ट ट्यूब बेबी से जुड़ा हुआ शब्द है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है और हाई YV का होता है हाई यील्डिंग वेराइटी, है ना। पहले हम शायद UVF कह दिए थे ना, ठीक है, कोई नहीं, हो जाता है। बिना मिट्टी के पौधों का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। ये क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ कि इसमें बड़े बड़े पेड़ पौधे नहीं जन्म लेते, साग सब्जी ही कराया जाता है इसमें खेती। एक पानी का नाले बना होता है इस प्रकार से कोटर, इसके अंदर जो है आपके पौधे को लगा दिया जाता है और ऐसे जो है ये पानी बहता रहता है, फ्लो होता रहता है और इसके जड़ में जो इसके जड़ निकले होते हैं ना, उससे जो भी जल में मिनरल्स होते हैं ये पेड़ पौधे ग्रहण करते रहते हैं और ये साइकिल के जैसा चलता रहता है पानी, है ना, एक विद्युत सप्लाई से। और बिना मिट्टी के ही जो है साग सब्जी उपजाया जाता है। ये घर में भी, घर के छत पे भी उपजाया जा सकता है, इसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। काट एवं दाह वाली स्थानांतरित कृषि को, जो स्लाइस एंड बर्न्स वाली जो एग्रीकल्चर है, बर्न्स वाली, उससे अपन क्या कहते हैं? झूमिंग कृषि कहते हैं। लेकिन कई इलाके में इसी झूमिंग कृषि का अलग अलग नाम है जो आपके रेलवे और SSC दोनों पूछता है। तो आइए बताता हूँ कहाँ पे क्या कहा जाता है। जैसे आप उत्तर पूर्वी भारत में जाएंगे, है ना, तो इसे झूम के नाम से जानते हैं ज़्यादातर केस में। बेवर या दहिया, है ना, ये आपका मध्य प्रदेश में। जारा या एरक ये दक्षिणी राज्य में। बालरा या बाल्टरे दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बालरा। पोंडू या पेंडा ये आंध्र प्रदेश में। कुमारी पश्चिमी घाट में। पामा डाबी कोमन ये कोमान ये सभी के सभी ओडिशा में कहा जाता है। खील हिमालय के तलहटी क्षेत्र में कही जाती है और कुरुवा झारखंड में इसी प्रकार की कृषि को कहा जाता है। तो आज तक सबसे ज़्यादा आपका झारखंड और मध्य प्रदेश के नाम से पूछा जाता है कि भाई झूमिंग कृषि को क्या कहा जाता है इस पार्टिकुलर जगह में। इनके अलावा बिना ऑक्सीजन के जो श्वसन होती है उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, ये पहले बता दिया था। क्लोनिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें के जरिए एक जैसे प्राणी को ही, है ना, उसका एक प्रतिलिपि बनाई जाती है। इस पे बैन है, नहीं तो लोग इंसान का भी क्लोन बना दे भाई, है ना। इस पे मैंने एक हॉलीवुड का पिक्चर देखा था, है ना, उसमें बताया गया, पहले इंस्ट्रक्शन आ रहा था, मतलब नीचे लिखा हुआ कि ये क्लोनिंग जो है लीगली बैन है ना। ये क्लोनिंग क्या होता है? ये मतलब एक जैसे जीव का एक फोटोकॉपी, है ना। जैसे डॉली भेड़ आपने कई बार रेलवे में पहले जो है एग्जाम अगर दिए होंगे तो अटेंड किए होंगे क्वेश्चन, ये दुनिया का सबसे पहला भेड़ क्लोन था डॉली। इनके अलावा DPSP के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। कथन एक है कि अनुच्छेद 43 गांधीवादी के साथ साथ समाजवादी सिद्धांत से भी संबंधित है। अनुच्छेद 43 एकदम सही है जी। अनुच्छेद 43 के कई ऐसे चीज हैं जो गांधीवादी के साथ साथ समाजवादी सिद्धांत में भी जो है काम करता है।
है ना, तो ये सही है। निदेशक तत्वों को क्रियान्वयन हेतु प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में बनाया गया था, ये भी सही है। जो प्रसूति वाला जो आपका सहायता है वो आर्टिकल 42 से आता है, लेकिन जो इसके ऊपर यानी जो महिला के ऊपर अधिनियम बनाई गई थी प्रसूति को लेकर के, ये 1961 में। प्रसूति क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसे ही कहा जाता है। अब इनके मैं एग्जैक्ट मीनिंग तो नहीं जानता प्रसूति का क्या होता है, लेकिन मैं सुनता आया हूँ, है ना, तो इसी प्रकार से मैं बता दिया हूँ। बाद बाकी अंग्रेजी में जानिए, जो प्रेग्नेंट महिला होता है उनके लिए। इनके अलावा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा डीपीएसपी में 2 अनुच्छेद का प्रावधान किया गया था। ये गलत है एक्चुअली, है ना, ये जो है गलत कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो जाएगा, जो राइट आंसर है आपका। क्योंकि जो डीपीएसपी में 42वां संविधान संशोधन के तहत ऐड किया गया था, कुल मिला के 4 आर्टिकल को ऐड किया गया था और यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, इसी कारण यह गलत है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। देखिए, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं इंडिया में, 3 चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। वैसे तो 4 चीज, एक तो नागरिकता, एक आपका मौलिक अधिकार डीपीएसपी, और आपका जो मौलिक कर्तव्य है ना, तो ये चारों को जरूर ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट एकदम टॉप पे बैठे रहते हैं, जैसे इंडिया में टॉप पे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। और मैं किसी भी एग्जाम में वेटेज के अनुसार देखूं तो 2 से 3 क्वेश्चन संविधान से खाली जरूर रहता है, यानी पॉलिटी से जरूर रहता है, किसी न किसी फॉर्मेट में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर रहते हैं। ठीक है, और मुझे नहीं लगता है कि जो बच्चे मेरे से जुड़ा हुआ है तो संविधान से जो है कोई भी क्वेश्चन छूटेगा, तो जुड़े रहेंगे, फायदा में रहेंगे। 42वां संविधान संशोधन के जरिए डीपीएसपी में 4 नए अनुच्छेद जोड़े गए। ये 39 है, 39A है जो समान एवं विधिक निःशुल्क न्याय दिया जाता है, 43A है, और अनुच्छेद 48A है जो पर्यावरण से संबंधित है। तो ये 4 आर्टिकल जो है ऐड किया गया था। इसमें बहुत कुछ हुआ था जी। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था 10 प्रकार के, लेकिन अभी ये 11 प्रकार के। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति सुझाया था 8 प्रकार के, क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे ऐड किया गया था इंदिरा गांधी के समय 1976 में, है ना। इनके अलावा जो संसद के कार्यकाल है, लोकसभा का कार्यकाल इनमें बढ़ा दिया गया था, और एकमात्र बार बढ़ा गया था, बाद में रिवर्ट कर लिया गया। इनके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें जिसमें सूची में दल बदल किए गए। तो ये बहुत सारे कृत्यों के चलते ही 42वां संविधान संशोधन को संविधान का लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा डीपीएसपी प्रकृति में विविध है और माना जाता है कि यह 3 प्रकार के विचारधाराओं को दर्शाते हैं। ये कौन कौन से हैं? समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक। ठीक है, गांधीवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आती है? तो आर्टिकल 40 ये ग्राम पंचायत का गठन है। मैंने कहा था कि प्रस्तावना में जो जो चीज को एकदम शॉर्ट में नॉमिनेट किया गया है, चिन्हित किया गया है, उन्हीं सभी चीजों का विस्तार आपको संविधान में कहाँ को देखने को मिलेगा? फंडामेंटल ड्यूटीज में मिलेगा, फंडामेंटल राइट में मिलेगा और डीपीएसपी में मिलेगा। ठीक है भाई, तो यहाँ जो आपका अनुच्छेद 40 है, अनुच्छेद 40 है, ये ग्राम पंचायत का गठन गांधीवादी में आता है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे, तो ये इसमें मिलेगा। अनुच्छेद 43B सहकारी उद्योग। अनुच्छेद 46 SC ST और अन्य पिछड़े वर्गों का विकास, जो आपका कमजोर तबके के लोग हैं उनको है विकास में मदद करना, उनका सहायता करना, आर्टिकल 46 कहता है। और 47 कहता है कि कोई भी नशीली पदार्थ का सेवन न करना, और 48 कहता है कि कोई भी दुधारू मवेशी या कोई भी मवेशी जानवर वगैरह हैं उनकी हत्या पे निषेध करना, गो हत्या निषेध रखना, है ना। इनके अलावा उदार बौद्धिक सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित आर्टिकल आते हैं। उदार बौद्धिक सिद्धांत के अनुसार कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 44, देखिए आर्टिकल 44 बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सिविल नागरिक संहिता से संबंधित है, और ये सबसे पहले लागू करने वाला राज्य अभी उत्तराखंड बना है। फिर आपके मन में आएगा गोवा में तो पहले से लागू है, तो गोवा में लागू करवाया नहीं गया था, जब से गोवा आया है तब से ये एज इट इज है ना। तो ये जो है आपका गोवा न कहलाकर उत्तराखंड कहलाएगा कि पहला कौन लागू करवाया, आर्टिकल 44, तो उत्तराखंड आंसर करना है। अनुच्छेद 45 ये शिक्षा से संबंधित है। मैंने आपको कहा था कि अपने संविधान के अंदर 3 जगह शिक्षा की चर्चा है, एक तो 45 में है, एक आपका 51 के A के 11 में है, और एक आपका 21 के A में है। ये तीनों जगह शिक्षा वाली बात होती है। एक आपका 21 का एक फंडामेंटल राइट हो जाएगा, 51 का एक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा, और 45 डीपीएसपी हो जाएगा। तो ये 3 जगह शिक्षा की बात है, ये आपका उदार बौद्धिक में आता है। इनके अलावा
आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन को आधुनिक एवं वैधानिक आधार पर संगठित करना। खाली 48 कहेगा तो ये उदार बौद्धिक में आता है, और 48 का ए आर्टिकल जो दुधारू मवेशी या गोहत्या निषेध है ये गांधीवादी नीति में आता है। तो ये थोड़ा सा फर्क है, आने वाले समय में क्वालिटी क्वेश्चन निकालेगा यहाँ से एग्जामिनर। इनके अलावा यहाँ पे 48 है पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा देश में वन्य जीवों की रक्षा करना। यहाँ पे इसी शब्द को वन्य जीव से रिप्लेस कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अनुच्छेद 49 राज्यों की कलात्मक तथा ऐतिहासिक महत्व के प्रत्येक स्मारक और स्थान की रक्षा करना। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं खुद गलत हूँ। इसका मतलब जो 48 का ए है ये आपका उदार बौद्धिक और गांधीवादी दोनों में आएगा, ठीक है भाई, ये भी आएगा दोनों में, 48 का ए भी आएगा दोनों में। इनके अलावा 49 क्या है, जो लोक हित के जगह है, सार्वजनिक हित के जगह है, उसको संरक्षित करना, तोड़फोड़ नहीं करना और प्रोटेक्ट करना। आर्टिकल 50 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, है ना भाई। अंतर्राष्ट्रीय, माफ कीजिएगा, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। अरे इतनी बड़ी बात मैं कैसे गलत कर रहा था। अनुच्छेद 50 जो है ये आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करती है, और अनुच्छेद 51 जो है ये अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देती है। और आर्टिकल 51 ए जो है, 51 का ए वो मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, जो इसमें आपको नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे हम डीपीएसपी पढ़ रहे हैं जो 36 से 51 के बीच की बात करेगा, है ना। देखिए, महिला श्रमिकों को हितों की रक्षा के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया था। तो ये दो अधिनियम महिला के ऊपर है, जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। इनके अलावा पंचायती राज व्यवस्था जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जो है आपका लाया गया था, और ये जो आपका 73वां संविधान संशोधन है ये लागू हुआ था 1993 में 24 अप्रैल को, है ना। इसीलिए हम लोग 24 अप्रैल को जो है आजकल ग्राम पंचायत दिवस मनाते हैं। और इसके 3 लेयर होते हैं, और त्रिस्तरीय लेयर का सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, बताया था, है ना, कि ग्राम स्तर पे ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला स्तर पे जिला परिषद। इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देश में लगभग सभी, यहाँ पे वही चीज जो मैंने यहाँ पे बताया है, यही चीज शायद लिखा है, नहीं, देश के सभी हिस्सों में ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पे त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली शुरू की है। लेकिन कुछ अपवाद भी है, जैसे दिल्ली इत्यादि क्षेत्र में भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगा, है ना। तो ये एक ध्यान रखना है। एक सेकेंड, वर्ष 2023 तक सबसे अधिक दलहन उत्पादन करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। अब यहाँ दलहन की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक चीनी तथा गेहूं का उत्पादन ये उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किया गया था। इन्हें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य में जो है चीनी, गेहूं, दूध, इस सब का काफ़ी उत्पादन होता है। वर्तमान समय में सबसे अधिक चावल का उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन चावल का कटोरा फिर भी छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। वर्तमान समय तक सबसे अधिक कोयला का उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य करता है, लेकिन कोयला का सबसे अधिक भंडारण झारखंड राज्य में है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा वर्तमान समय तक सबसे अधिक तांबा का उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है ना। वर्तमान समय में सबसे अधिक लोहा का, सबसे अधिक एल्युमिनियम का, इन दोनों का उत्पादन उड़ीसा राज्य के द्वारा किया जाता है ना। इसके अलावा वर्तमान समय तक सबसे अधिक कपास का उत्पादन ये गुजरात में होता है। वर्तमान समय तक सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन, बाजारा नहीं बाजरा का उत्पादन जो है राजस्थान सरकार करती है। इसे ध्यान रखिएगा, बाजरा और ज्वार ये पूछा जाता है, और कपास भी, तो बाजरा जो है राजस्थान में चला जाएगा। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। 2023 में प्रमुख दाल उत्पादक राज्यों में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान भी आए हैं। तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पे होगा दाल और सोयाबीन के उत्पादन में, है ना। कपास में चला जाएगा आपका गुजरात, और बाजरा में चला जाएगा राजस्थान। तो ये कुछ क्रिटिकल चीज है जो आपके एग्जाम में आता है। इनके अलावा वर्तमान समय तक विश्व की सबसे अधिक लवणीय झील कौन सी है। लवणीय मतलब नमकीन, है ना। तो वॉन झील जो है ये सबसे ज़्यादा लवणीय झील है वर्तमान समय तक। मृत सागर भी लवणीय झील है, और ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है ना। इसके अलावा भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये चिल्का झील है। लगून झील भी है चिल्का, और सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है ना। ये जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, इसे ध्यान रखेंगे। दुनिया में सबसे लंबी जलराशि वाले खारे पानी की झील ये कैस्पियन सागर है, इसे भी ध्यान रखना है। फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील ये लेक सुपीरियर है। अरल सागर के बारे में पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है, तो मध्य एशिया में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच एक झील है अरल सागर, यह भी खारे पानी की झील है।
इनके अलावा मानचित्र पे दो समान स्थानों को दर्शाने वाली जो झील मतलब दो समान लवणीय स्थानों को दर्शाने वाली जो बिंदु होते हैं उसे अपन उस रेखा को क्या कहते हैं, आइसोहेलाइन। यहाँ भी समान लवण ऐसे दर्शाएंगे ना, आइसोहेलाइन कहलाता है। और आइसोहेल क्या किसे कहते हैं, आइसोहेल समधूप रेखा को कहते हैं, जहाँ पे समान मात्रा में धूप आता हो। समुद्र के पानी में आमतौर पे प्रत्येक लीटर में कितने ग्राम नमक होते हैं, तो 35 ग्राम नमक होते हैं। 1000 ग्राम में 35 ग्राम होते हैं, नहीं तो कोई बच्चा 100 ग्राम में नहीं निकालने लगना है ना, लेकिन फिर भी 35% ही लिखा जाता है। ये अपना क्वालिटी है भाई ये बाबूराव का स्टाइल है, ठीक है। तो ये अगर लवणता पूछते हैं तो 35% मारना है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए 1000 ग्राम में 35 ग्राम होता है। चलते हैं आगे। प्रोस्टेट ग्रंथि शरीर में कहाँ पाई जाती है? देखिए ये भी अभी चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोस्टेट कैंसर है ना अभी आया था, हाईलाइट हुआ था, और सर्वाइकल कैंसर भी हाईलाइट हुआ था। कोई एक अभिनेत्री है जो मरने का ढोंग भी की थी, है ना, तो ये भी आपके लिए चर्च में रहेगा। ये प्रोस्टेट ग्रंथि जो है ये मूत्राशय के नीचे रहता है ना, मानव में, जेंट्स में। इनके अलावा पीयूष ग्रंथि मानव के मस्तिष्क में होती है। पीयूष वाला जो ग्रंथि होता है इसे अपन मानव के मस्तिष्क में मटर के आकार के दाने जितना छोटा होता है यह ग्रंथि, लेकिन बहुत काम के होते हैं, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा इसे हाइपोफिसिस भी कहते हैं, है ना, तो ये भी ध्यान रखेंगे। ये आपका ग्लैंड का इमेज दिया गया है ना। ये देखिए हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर आपसे कहे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहता है, तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड के ठीक नीचे रहता है। थायराइड ग्लैंड कहाँ रहता है, कंठ के पास रहता है। ये आपका थाइमस है। पंक्रियाज पेट के पास, है ना। ये किडनी वगैरह को दिखा रहा है, जो अपने को नहीं इस वाले पार्टिकुलर यहाँ पे बात करना है। किडनी तो सभी जानते हैं ना भाई क्या होती है। इनके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। इसे मानव शरीर में केमिकल की फैक्ट्री भी कहते हैं, जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजेन के रूप में स्टोर करके रखता है। और पित्त का निर्माण और यूरिया का निर्माण भी कौन करता है, ये लीवर ही करता है। इनके अलावा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है, जिसका इमेज आपने ऊपर देखा था। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। और मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि होती है, जिसका आकार मटर के दाने के जितना होती है, ठीक है भाई, ध्यान रहे। चलते हैं आगे। इनके अलावा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 अंग्रेजी भाषा के लिए नीलम शरण गौर को दिया गया था। हिंदी भाषा में 2023 का साहित्य अकादमी पुरस्कार संजीव को मुझे पहचानो उपन्यास के लिए दिया गया था। तो आपने अंग्रेजी और हिंदी में नीलम शरण गौर और आपका संजीव देख लिए। बंगाली, मराठी, ये सब में भी देख लेना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। स्वप्नमय चक्रवर्ती को बांग्ला में मिला था, वहीं पे मराठी में कृष्णात खोट को, और तमिल भाषा में राजशेखरन को। तो ये तीनों ध्यान रख लेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1954 में होती है, ये ध्यान रखिएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो नेशनल एकेडमी ऑफ लेटर्स के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत में संविधान के 22 भाषाओं के अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी में भी प्रदान की जाती है, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दी जाएगी। साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद इंडिया में सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य के क्षेत्र में। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 से दामोदर मौजे को सम्मानित किया गया है। वहीं 2024 में यानी 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार साहब को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक लंबी तटरेखा किसकी है, तो ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का है। भारत में तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है ना, और मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत की उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट, दक्षिणी छोर की मुख्य भूमि कन्याकुमारी है ना। इनके अलावा ये यहाँ पे आपका तटरेखा की लंबाई है, कौन किसकी लंबाई है। देखिए गुजरात में राज्यों में सबसे ज़्यादा 1214 किलोमीटर, वहीं ओवरऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा तटरेखा की लंबाई अंडमान निकोबार का है 1912 किलोमीटर। तो सीधे से सीधे 700 किलोमीटर का डिफरेंस है गुजरात और अंडमान निकोबार में, ठीक है भाई। ये पूर्वी बिंदु, ये पश्चिमी बिंदु गौहर मोती, ये उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और ये दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। ये सब इंडिया के जो है पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी भाग मतलब बिंदु है अंतिम। देखिए 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल आपने पढ़ा होगा। 8 डिग्री चैनल से जो है मालदीव से मिनिकॉय दोनों प्रथम अक्षर समान रहते हैं। 9 डिग्री लक्षद्वीप से मिनिकॉय और 10 डिग्री लिटिल अंडमान से कार निकोबार को अलग करता है।
अंडमान में क्या क्या है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। बैरन द्वीप है, साइडल पीक है, नारकोंडम द्वीप है, सेलुलर झील है, साउथ बटन नेशनल पार्क है, नॉर्थ बटन नेशनल पार्क है, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, कंपावेल नेशनल पार्क है ना, साइडल हाइट्स नेशनल पार्क है, गलेटिया नेशनल पार्क है। ओंग और सेम्पेन जनजाति भी आपका अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो अंडमान निकोबार से कम इतना बात जरूर ध्यान रखिएगा, काम आती है। भारतीय स्थलीय सीमा रेखा की टोटल लंबाई 15,200 किलोमीटर है ना, जिसमें सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत में कुल छोटे छोटे बंदरगाह की संख्या कितनी है, 205, और बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है,